नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोमर 6 में। हम लोग आज बैंकिंग का जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करवाएंगे। पहले लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया था कि क्वांटिटेटिव पॉलिसीज कौन सी होती हैं, क्वालिटेटिव कौन सी होती हैं। तो दोनों पॉलिसीज को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं विद एग्जांपल, वो अच्छे से कराया। अगर किसी ने वो नहीं देखी तो आप लास्ट जो वीडियो है उनको आप अच्छे से देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं, पीसीएस की, यूपीएससी की, इकोनॉमिक्स के किसी भी इंडियन इकोनॉमी की कर रहे हैं, या फिर आप डिविजनल ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, रेलवे, एसएससी, किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका मतलब पीओ की तैयारी करते करते में आपका इंटरव्यू आया हुआ है, तो उसमें भी ये जो टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, अगर हम किसी भी टॉपिक को करना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक को, बैंकिंग क्या मतलब, मैं अगर ये करूँगी कोई भी, अगर हम किसी भी टॉपिक के बारे में जनरल बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि एक्चुअल में उसकी हिस्ट्री कैसे थी। अगर उसकी हिस्ट्री अच्छी है तो हमारा जो अब का जो प्रेजेंट है वो भी अच्छा होगा। और अगर हम अपने भारत की हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारी जो पुराने टाइम के जो भारत की बात करें तो बहुत टाइम से बैंकिंग चलती आ रही है। चाणक्य ने अपनी बुक के अंदर भी बैंकिंग के बारे में लिखा था कि भी जो लोगों का लेन देन होता था, और इंडिजीनियस टाइप के जो बैंक्स होते थे, जैसे कि इंडिजीनियस बैंक कौन से होते हैं, जो सेठ होते हैं, साहूकार होते हैं, जो ब्याज पे पैसा देते हैं और बदले में क्या करते हैं, उनको पैसा देंगे, ब्याज लेंगे, सूदखोरी जिसको बोला जाता है, मुनाफाखोरी, ये सब क्या है, बैंकिंग के ही एक पार्ट है। धीरे धीरे काम चलता गया। अगर मैं बात करूँ मतलब कि मौर्य काल की बात करूँ तो चाणक्य ने इसके बारे में लिखा था। अगर मगध काल की, उसकी मुगलों की बात करें तो वो भी क्या था कि वो भी जैसे कि बिजनेस करते थे तो उसमें भी बैंकिंग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन उनको बैंकिंग तो नहीं बोला जाता था, लेकिन हाँ बैंकिंग वाला काम किया जाता था। इंडिजीनियस बैंक उनको बोला जा सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मॉडर्न बैंकिंग की, कि मॉडर्न बैंक कब स्टार्ट हुआ हमारे। अगर इंडिया के अंदर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले बैंक कौन सा आया, क्या वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया था, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो बैंक स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले हमारा बैंक स्टार्ट हुआ था 1770 के अंदर, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम कितना मतलब लगता है कि हिंदुओं का बैंक होगा, इंडियंस का बैंक होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग अगर बात करते हैं, हमें जो हमारा जो देश है उसको 3 नाम से जाना जाता है। कुछ लोग हमें हिंदू हमारे यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं हिंदू, तो हिंदुस्तान यहाँ की हिंदुओं का स्थान हो गया। अच्छा, और इंडिया भी बोला जाता है। और हम लोग क्या है, जनरली हम तो भारत देश के वासी हैं, हम बोलते भी हैं इस चीज़ को कि हम भारत के हैं। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो बैंक बना था, वो बैंक बना था जी हमारा सबसे पहला, लेकिन ये ब्रिटिश राज का ही बैंक था, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं था। क्योंकि बैंक में जो व्यापार होता था, बिजनेस होता था, जो जनरली हमारे देश में आके लोगों ने किया वहाँ पे, तो उस टाइम में बैंकिंग की जरूरत पड़ी कि कुछ ऐसा बिजनेस हो कि पैसे को एक जगह पे स्टॉक किया जा सके, लेना पड़े, कुछ देना पड़े। तो बैंक एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रहे थे वो, कि बैंक टाइप में एक ऐसी संस्था हो कि अगर हमें लोन लेना पड़ता है या हमें कहीं पैसा सुरक्षित रखना होता है तो वो कहाँ पे रखा जाए। तो ये बना जी हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 के अंदर। इंडिया का मॉडर्न बैंक कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था, गवर्नमेंट का तो ये नहीं था। जितने भी बैंक थे, नेशनलाइज का जो हमारा फेज स्टार्ट हुआ था, उससे पहले जितने भी बैंक थे वो सारे के सारे हमारे प्राइवेट ही थे। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ जी ये बात करते हैं हम लोग बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। फिर उसके बाद है जी जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया बना जी हमारा 1786 से 1791 के बीच में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बारे में पूछ लिया जाता है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान क्यों बना, मतलब बंद हो गया, ये फेल हो गया था, चला नहीं था ज़्यादा। स्टार्टिंग के अंदर बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में इसको लिक्विडेट कर दिया गया, मतलब इसको बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद एक और बैंक आया, अवध बैंक, अवध बोला जाता था उस टाइम में। नाम आज के टाइम में अगर हम लोग बात करते हैं तो अवध बोला जाता है, लेकिन उस टाइम में इसको क्या बोला जाता था, अवध बोला जाता था। तो ये बैंक आया जी हमारा अवध, 1881 से 1958 के बीच में ये चला था बैंक। उसके बाद हम बात करेंगे आगे 1809 की। 1809 के टाइम में जो बिजनेस था हमारा, लगभग जितने भी जो अंग्रेज थे जो बिजनेस करते थे वो क्या करते थे, वो शिप से जो बिजनेस करते थे, तो समुद्री बंदरगाहों का वो सहारा लेते थे।
तो हमारे यहाँ पे 3 जो मेन बंदरगाह थी वो कहाँ पे थी, कलकत्ता में थी, बॉम्बे में थी, मद्रास में थी। तो 3 उन्होंने बैंक बनाए। सबसे पहले बैंक बनाया था जी उन्होंने बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 के अंदर। फिर उसका नाम चेंज कर दिया, नाम चेंज करके क्या कर दिया जी 1809 के अंदर बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल बन गया। ये पहले था बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 के अंदर, फिर बैंक ऑफ बंगाल बन गया 1809 के अंदर, ये बना। अच्छा, फिर इसके बाद एक और बैंक आया हमारा, बैंक ऑफ चेन्नई बोलते हैं जिसको, बैंक ऑफ मद्रास था 1843 के अंदर, बैंक ऑफ मद्रास था। और बैंक ऑफ बॉम्बे की बात करें तो 1840 के अंदर, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, 1843 में आया बैंक ऑफ मद्रास, और 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, और 1809 में बैंक ऑफ बंगाल में कन्वर्ट हो गया। तो ये तीनों के तीनों बैंक कौन से थे, इनको क्या बोला जाता है, प्रेसिडेंसी बैंक बोला जाता है। प्रेसिडेंसी क्या होता है कि जैसे अपने आप में खुद की एक पावर है, खुद का सब कुछ है, खुद मतलब कि जो बिजनेस करते थे तो उनकी एक पर्टिकुलर एक सिस्टम था। तो तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक बना दिया कि वो कहीं से भी बिजनेस करेंगे तो इनको आपस में इंटरलिंक थे ये तीनों बैंक। फिर धीरे धीरे लगा कि बिजनेस हमारा बढ़ रहा है तो ये तीनों बैंक की अलग अलग क्या जरूरत है, तो ऐसा किया जाए इन तीनों को मर्ज कर दिया जाए। मर्ज किया जाए उससे पहले की थोड़ी और कहानी देख लेते हैं। देखिएगा 1865 के अंदर इलाहाबाद बैंक आया, पहला ऐसा बैंक था जो हमारे भारतीयों का बैंक था। ज्वाइंट स्टॉक का सिस्टम था, ज्वाइंट स्टॉक का, लेकिन इसके अंदर हमारे भारतीयों का पैसा नहीं था, लेकिन भारतीय एम्प्लॉई के रूप में काम कर रहे थे इसके अंदर। एज ए एम्प्लॉई अगर ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा बैंक था जो भारतीयों का था, भारतीय उसके अंदर एज ए एम्प्लॉई काम कर रहे थे, एज ए स्टाफ काम कर रहे थे, एज ए शेयर होल्डर नहीं। 1865 के अंदर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक बोला जाता है। अगर आज के टाइम में भी हम लोग बात करते हैं किसी भी बैंक की, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट का है, वो ज्वाइंट स्टॉक के नाम से ही होता है। आपने देखा होगा, चाहे आप HDFC देख लो, कोटक देख लो या कोई भी, तो हर बैंक के पीछे क्या लिखा होता है, HDFC लिमिटेड, ICICI लिमिटेड। तो ये क्या है, हर जो बैंक है वो सभी से लोगों से पैसा इकट्ठा करता है और उसके बाद वो बैंक बनता है। तो ज्वाइंट स्टॉक बैंक कौन सा सबसे पहला था जी, हमारा ये था इलाहाबाद बैंक। लेकिन हमारा पैसा नहीं था इसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉइज हमारे यहाँ पे थे। 1865 के अंदर इलाहाबाद बैंक बना था, ठीक है। फिर लाला लाजपत राय जी जो थे, उन्होंने लाहौर के अंदर इस बैंक की स्थापना करी थी, PNB, पंजाब नेशनल बैंक। अगर ये पूछ लिया जाता है ऐसा कोई बैंक जिसके अंदर भारतीयों का पैसा लगा हुआ था, भारतीयों का शेयर था जिस बैंक के अंदर, वो कौन सा बैंक था, सबसे पुराना बैंक, तो वो हमारा बैंक था पंजाब नेशनल बैंक 1894 के अंदर, जिसमें हमारे भारतीयों का हिस्सा लगा हुआ था। लाला लाजपत राय जी ने इनकी एस्टेब्लिशमेंट की थी और उन्होंने इसके लिए काफी ज्यादा अत्याचार भी सहे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बैंक को बनाया था बिजनेस के पर्पज से, ठीक है। तो 1894 के अंदर ये बना हमारा। फिर एक और बैंक बना जी इसके बाद, बैंक ऑफ इंडिया। कुछ बैंक ऐसे हैं जो अब भी चल रहे हैं हमारे। बैंक ऑफ इंडिया आज के टाइम में भी अगर आप सुन रहे होंगे काफी पुराना है, 1906 के अंदर इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अगर हम बात करें, कुछ बैंकों का क्या है कि सीधी सीधी एस्टेब्लिशमेंट पूछ ली जाती है। कई बार ये पूछ लिया जाता है जैसे सबसे पुराना बैंक कौन सा था जिसके अंदर भारतीयों का पैसा था, तो PNB था। अच्छा, और भारतीय बैंक पहला कौन सा बना, 1770 में बना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारतीय कार्य मतलब एम्प्लॉई थे तो वो कौन सा हो गया जी, इलाहाबाद बैंक हो गया 1865 के अंदर। फिर उसके बाद ये बैंक था जी हमारा 1906 के अंदर, 1906 के अंदर बैंक ऑफ इंडिया बना। फिर हमारे देश के अंदर स्वदेशी भावना जाग गई, स्वदेशी आंदोलन भी चले काफ़ी ज़्यादा। तो लोगों के अंदर ये भावना आई कि एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो पूर्णतः स्वदेशी होना चाहिए, जिसके अंदर हमारे ही देश के लोग हों, बाकी जो फॉरेनर्स हैं वो लोग नहीं होने चाहिए। क्योंकि स्वदेशी का इतना ज़्यादा आंदोलन चल रहा था कि उसका बैंकों पे भी असर पड़ा। तो 1911 की अगर बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला स्वाधीन बैंक कौन सा था, वो था सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा 1911 के अंदर बना था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, और बैंक ऑफ बड़ौदा था जी हमारा 1908 के अंदर। ये कुछ पुराने बैंक्स हैं जो उस टाइम में बने थे हमारे 1921 से पहले, जब तक इंपीरियल बैंक नहीं आया था।
फिर इंपीरियल बैंक की बात करते हैं कि ये सब बैंक तो बन गए, बैंक बन रहे थे, बैंक बंद हो रहे थे, बैंक बन रहे थे, बैंक बंद हो रहे थे। क्या सिचुएशन थी? हर कोई तीसरा बंदा आके अपना बैंक बना के खड़ा हो जाता था कि मैं बैंक बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि अलग से उसके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन की तो जरूरत नहीं थी। प्राइवेट बैंक थे, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हुआ और कह दिया हाँ मैंने भी बिजनेस शुरू कर दिया, मैं भी लेना देना करूंगा, बैंक बनाऊंगा जी। ठीक है, बैंक बना लो आप, तो बन जाएंगे। कुछ टाइम बाद बैंक चला नहीं, अब तो हम बैंक बंद कर रहे हैं जी। कोई रूल बंद करने का नहीं है, कोई ओपन करने का नहीं है, कोई ब्याज का नहीं है। माथा देख के तिलक लगाया जाता था कि कैसे भी बैंक जो बन गया ना, हाँ ठीक है, आप किसी को भी लोन दे सकते हो, किसी को भी नहीं दे सकते, कोई चक्कर नहीं है, बैंक बनता जा रहा है। आवाज उठाई गई इसके लिए। अब हमारे जो भारतीय हैं वो भी थोड़ा सा प्रबल होते जा रहे थे। उनको भी लगा कि एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो बैंकों पे कंट्रोल करे। सारा का सारा पैसा तो अंग्रेज ले जाते हैं, अगर हमें अपना बिजनेस करना है तो हमें तो लोन मिलता नहीं है, तो क्या किया जाए? कोई एक ऐसा बैंक हो जो इन सबको कंट्रोल करे, इनके ऊपर लगाम लगा सके, इनकी जो ब्याज की जो दर है उसको कंट्रोल कर सके। तो क्या हुआ जी, 1921 के अंदर जो ये प्रेसिडेंसी बैंक थे तीन, इनको तीनों को मर्ज कर दिया गया 1921 के अंदर। 1921 में जब इनको मर्ज किया तो कौन सा बैंक बन गया जी? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक के बारे में तो बहुत बार क्वेश्चन आता है। 1921 के अंदर जो बैंक बना था वो कौन कौन से बैंकों को मिलाकर बना था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तीन बैंक थे, तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक बन गया, जो कि आज के टाइम में सबसे बड़ा, अगर हम भारत की नेशनलाइज बैंक की बात करते हैं, सरकारी बैंक की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अगर सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है, जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा 1955 के अंदर नेशनलाइज हो गया था। नेशनलाइज हो गया था सबसे पहले आरबीआई के बाद। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक था, वो मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। तो 1955 के अंदर ये नेशनलाइज हो गया था। ठीक है, ये थी इसकी कहानी इंपीरियल बैंक की। उससे पहले जो इंपीरियल बैंक बना था, उससे पहले हिल्टन यंग कमीशन आया, रॉयल कमीशन जिसे बोला जाता है, 1920 के अंदर। उसने ये मतलब एनालाइज करा कि क्या सच में ऐसा बैंक होना चाहिए, कोई सेंट्रलाइज बैंक की जरूरत है या वो नहीं है। तो फिर करते करते में 1926 के अंदर, जब 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक बना, तो इंपीरियल बैंक ने भी ऐसा कुछ नहीं करा जो हम लोग सोच रहे थे। इंपीरियल बैंक क्या था? पूरी तरह से प्राइवेट था। प्राइवेट था तो ना तो उन्होंने किसानों की तरफ ध्यान दिया, ना ही कोई रूरल एरिया की तरफ, ना ही कोई एग्रीकल्चर की तरफ, ना ही फार्मर्स की तरफ, कहीं ध्यान नहीं दिया। तो करते करते में 1926 के अंदर रिकमेंडेशन हुई कि हाँ सेंट्रल बैंक होना चाहिए। जो ये इंपीरियल बैंक है ना, ये तो ऐसा बैंक है जो खुद भी डिपॉजिट ले रहा है। एक बात बताइए, जब वो खुद डिपॉजिट लेगा तो वो दूसरे बैंकों का क्या भला करेगा? खुद भी तो वो अपने बैंक को ही तो बढ़ाएगा ना, वो दूसरे बैंकों की कंट्रोलिंग क्यों करेगा? वो तो अपनी तरफ ध्यान देगा। तो इसके इसीलिए सेंट्रल बैंक की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये खुद भी डिपॉजिट लेता था। एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो सेंट्रल बैंक हो, बैंकों को कंट्रोल करे, लेकिन वो पब्लिक डीलिंग से दूर रहे ना। वो खुद डिपॉजिट लेगा तो वो दूसरे बैंकों को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? तो इसीलिए क्या हुआ, रिकमेंडेशन हुई 1926 के अंदर, कौन से बैंक की जी? किस सेंट्रल बैंक होना चाहिए। फिर उसके बाद भी कार्रवाई हुई नहीं। 1930 के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं 1930 की, तो बहुत ज़्यादा महामंदी आ गई, मंदी का दौर आ गया। पूरे विश्व के अंदर अगर हम बात करते हैं तो महामंदी का दौर आ चुका था। जितने भी बैंक थे, बहुत बैंक बंद हुए। हजारों में बैंक जो बने थे, हजारों में वो बंद होते गए। मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा मंदी आ गई, ना लोगों के पास परचेजिंग पावर थी, ना कुछ था। लोग बिल्कुल अपना बैंक तो बिल्कुल एग्जिस्टेंस में नहीं रहे, अपनी बिल्कुल बंद होते गए। तो फिर 1934 के अंदर एक बैंक बना जी, हमारा सेंट्रल बैंक एक्ट बन गया 1934 के अंदर, आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट जब बना तो वो वर्किंग में आ गया 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को। लेकिन ये भी प्राइवेट बैंक था। ये भी क्या करता था, प्राइवेट है तो वो अपना उसने भी इतना ज़्यादा काम नहीं करा। धीरे 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 हमारा देश आज़ाद हुआ। 1947 की हम लोग बात करते हैं। 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो फिर 1949 में बैंक को आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि सबसे पहला नेशनलाइज बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है, तो सबसे पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है आरबीआई।
उसके बाद हमारा जो दूसरा बैंक हुआ था वो हुआ था 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरा बैंक था। नेशनलाइज की लिस्ट के अंदर ये क्यों नहीं आता? क्योंकि ये पहले ही नेशनलाइज हो गया था। एसबीआई, बहुत बार क्वेश्चन आता है क्या एसबीआई नेशनलाइज बैंक है? बिल्कुल नेशनलाइज है। तो ये लिस्ट के अंदर क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये पहले ही हो गया था। जब 1969 के अंदर नेशनलाइज हुए थे बैंक, उससे पहले ये नेशनलाइज हो चुका था। तो उस लिस्ट के अंदर क्यों आएगा ये फिर? ठीक है, ये थी जी हमारे स्टार्टिंग से अगर हम लोग बात करते हैं और हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम तक की बात हम लोग कर रहे हैं। 1955 तक हम पहुंच गए, बैंकिंग के काम चल रहे हैं, सब कुछ है, बढ़िया सा चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जब पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हुई, बैंकिंग का काम चल रहा था नॉर्मली 1966 से लेकर 1969 तक, जब हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल फेल हो चुकी थी। पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, चीन ने हम पर हमला किया, हमारे देश की हालत काफ़ी ख़राब थी, बैंकों की हालत भी काफ़ी खस्ता थी। जो प्राइवेट बैंक थे वो क्या करते थे, वो हमारे लोगों को लोन नहीं प्रोवाइड करते थे। गवर्नमेंट के जो बैंक हैं वो तो लिमिटेड ही थे, एसबीआई था सिर्फ। तो जितने भी ये प्राइवेट बैंक थे ना, तो सरकार ने क्या डिसीजन लिया कि इन सबको अपने कब्जे में कर लिया। उन्होंने कहा कि आप लोग अपना जो हम लोगों ने बैंक बनाए हैं, आप उस पर काम तो कर ही नहीं रहे, आप लोगों को लोन ही नहीं दे रहे हो, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, लोग बिजनेस करना चाहते हैं, आप उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर ले लिया। कितने बैंकों को? 14 बैंकों को। इन 14 बैंकों के नाम मैं आपको बता रही हूँ। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि इस बैंक में से बताइए कि कौन सा जो बैंक है वो राष्ट्रीयकृत नहीं हुआ था, या कौन सा बैंक है जो 1969 के अंदर हुआ था। कितने बैंक हुए थे 1969 के अंदर? 14 बैंक हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि ये लोग जितने भी प्राइवेट बैंक थे ये अपनी मोनोपोली कर रहे थे। उस टाइम में लोन प्रोवाइड नहीं हो रहा था, जो गवर्नमेंट चाहती थी उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। तो सोचा क्यों ना इनको नेशनलाइज कर दिया जाए, और नेशनलाइज का फायदा भी हुआ लोगों को। जब वो सेविंग करने के लिए जाने लगे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई उसके अंदर, क्योंकि सरकारी के अंदर लोग इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय प्राइवेट के। तो फिर क्या हुआ जी, ये बैंक है हमारे जो हमारे नेशनलाइज हुए 1969 के अंदर। बात करते हैं 14 बैंक। इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक हमारा नेशनलाइज हो गया था 1969 में। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक और यूको। एक बार फिर देख लेते हैं, वीडियो को देखते देखते ही आप लोगों को याद भी हो जाएगा ये। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड और यूको। ये 14 बैंक थे जो नेशनलाइज हो चुके थे उस टाइम तक 1969 के अंदर। अगर हम बात करते हैं हमारे सेकंड फेज की, फर्स्ट फेज था हमारा आज़ादी तक का जो मैंने अभी आपको बताया था सारा। उसके बाद हमारा 1969 का जो फेज चला, जो हमारा नेशनलाइज हुआ वो ये था। उसके बाद आगे धीरे 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 फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आई। इंदिरा गांधी की सरकार आई, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए, अच्छा काम किया, सब किया, और वो एकदम से उनकी सरकार चली गई 1978 के अंदर। 1978 में मोरारजी देसाई आए और काम चलता रहा 2 साल तक। 2 साल के बाद दोबारा से जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो किसी ने राय दी कि आपको ना जो बैंक वाला जो नेशनलाइज वाला जो एक्शन था ना वो दोबारा से ले लेना चाहिए। जो हमारे जो काम जो बाकी जो बचे हुए बैंक है ना, इनका भी वही हाल है, ये भी वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको भी नेशनलाइज करो। पिछली बार हमें बैंकों में जो नेशनलाइज होने से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिली थी, इनको भी कर दिया जाए। तो राष्ट्रीयकृत हो गए ये वाले बैंक भी, और ये जैसे ही राष्ट्रीयकृत हुए, नेशनलाइज हुए, इनके अंदर डिपॉजिट आना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया। लोगों ने इतना ज़्यादा बैंकों के अंदर डिपॉजिट कराया, लगभग 11,000 गुना। अगर कोई 100 रुपये जमा करवा रहे तो वो अपना लगभग 1,10,000 रुपये जमा करवाने लग गया। इतनी ज़्यादा सेविंग बढ़ गई। 1980 के अंदर 6 बैंक नेशनलाइज हुए, सेकंड फेज भी बोला जाता है इसको। अगर हम नेशनलाइज की बात करते हैं तो कौन कौन से बैंक थे? आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स,
और हमारा विजया बैंक, और एक था जी हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया और विजय बैंक, ये हमारे 6 बैंक थे जो नेशनलाइज हो गए 1980 के अंदर। अब बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई, उसके बाद आगे भी हमारा अगर हम लोग बात करते हैं इसकी कि 1991 के अंदर बैंकों की बहुत ज़्यादा मतलब कि चेंज हुआ बैंकों के अंदर। एलपीजी आ गई, जो हमारे मनमोहन सिंह जी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा परिवर्तन करा बैंकों के लिए। उन्होंने ये कहा कि बैंकों का जो स्ट्रक्चर है उसको ही चेंज कर देना चाहिए, प्राइवेट बैंक भी आने चाहिए, खाली सरकारी बैंक से कुछ नहीं होगा, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। तो अब ये बैंक तो नेशनलाइज हो चुके थे, इनको तो प्राइवेट नहीं करा, लेकिन काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक आए, HDFC है, ICICI है, कोटक महिंद्रा है, ये सभी जितने भी बैंक थे, ये जितने प्राइवेट हैं, ये अपने 1991 के बाद आए, लिबरलाइज हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ जी, जो हमारा SBI बैंक था, SBI की 7 जो सब्सिडरीज थी वो SBI के अंदर मर्ज हो गई। SBI के अंदर मर्ज हो गई, वो कौन सी थी? स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। ये सारे के सारे जो बैंक थे, जो मतलब कि इसकी SBI की हमारी ये बोल सकते हैं कि इनकी सब्सिडरीज थी, ये सब भी किस में मर्ज हो गई? SBI के अंदर मर्ज हो गई। अभी भी बात करते हैं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कौन कौन से बैंक मर्ज हो गए हैं? देना बैंक मर्ज हो गया, और एक हमारा विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मर्ज हो गया। और अगर हम अब बात करते हैं, अब तो बहुत सारे बैंक मर्ज हो गए हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक के में भी काफ़ी सारे बैंक मर्ज हुए हैं, 4 बैंक, और 4 बैंक उसके अंदर मर्ज हुए हैं यूनियन बैंक के अंदर। कॉर्पोरेशन बैंक जो है वो अब मर्ज हो चुका है यूनियन बैंक के अंदर। आंध्रा बैंक है वो भी मर्ज हो गया यूनियन बैंक के अंदर। तो यूनियन बैंक के अंदर आंध्रा बैंक मर्ज हो गया, और हमारा कॉर्पोरेशन बैंक है वो भी मर्ज हो चुका है। अगर आज की न्यूज़ कहें तो आज के टाइम में ये बोला जा रहा है कि जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं उसमें से केवल और केवल ओनली 5 बैंक नेशनलाइज रह जाएंगे, बाकी सब के सब को मर्ज कर दिया जाएगा या फिर उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। अभी तो ये पोजीशन है बैंकों की कि नेशनलाइज बैंक जो हैं वो हमारे 19 के करीब हैं, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया भी हमारा मर्ज हो गया था 2017 के अंदर। विजय बैंक और बड़ौदा बैंक जो है वो मर्ज हो गया, और अभी रिसेंटली जो बैंक मर्ज हुए हैं जो मैंने आपको बताया, यूनियन बैंक के अंदर और पंजाब नेशनल बैंक में भी 4 बड़े बैंक मर्ज हो गए हैं। तो अभी जो बैंक की पोजीशन है, आने वाले टाइम में जो सुनने में आ रहा है कि 5 बैंक जो हैं वो नेशनलाइज रह जाएंगे, बाकी सभी प्राइवेटाइज होंगे। तो वो देखते हैं आगे क्या रहेगा। अभी फिलहाल की तो ये पोजीशन है, ठीक है। तो ये बैंकों की हिस्ट्री थी पूरी की पूरी जो मैंने आपको बताई है। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिले इससे। इसमें से कोई ऐसा टेस्ट नहीं है आपका जो इससे रिलेटेड मतलब कि पॉइंट आपका छूट जाए, क्योंकि लगभग क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। बैंक की हिस्ट्री में से एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है कि भी 1969 में कौन सा बैंक मर्ज हुआ था, उसमें से नाम पूछ लिया। 1980 में से पूछ लेते हैं, बैंकों की सब्सिडरी जो मर्ज हुई वो पूछ लिया जाता है। SBI का नेशनलाइज हुआ था वो पूछ लिया जाता है, या फिर RBI के बारे में। तो बैंकों के जो क्वेश्चन है वो तो लगभग इसमें से ही बनते हैं। देख लेते हैं एक बार हम थोड़ा सा दोबारा से। बात करते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। 1770 के अंदर आया था, लेकिन इंडियन बैंक नहीं था। हिंदुस्तान का पहला आधुनिक बैंक बोला जाता है, मॉडर्न बैंक बोला जाता है वो इसको। लेकिन उसके बाद भी इंडियंस का इसके अंदर कोई रोल नहीं था। नाम बहुत अच्छा था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लगता है कि हिंदुओं का बैंक है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं इसके अंदर। फिर उसके बाद जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 से 1791 के बीच में। अवध बैंक जिसको ओवध बैंक बोला जाता था 1881 से 1958 के बीच में बात कर सकते हैं। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 बैंक थे बाद में आए जो कि कन्वर्ट हो गए हमारे 1921 में इंपीरियल बैंक में। इलाहाबाद बैंक कौन सा था? सबसे पहला इंडियन था, जिसके अंदर इंडियन एम्प्लॉइज काम कर रहे थे 1865 के अंदर। PNB बैंक हमारा सबसे बड़ा बैंक था, ज्वाइंट स्टॉक जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर हमारे इंडियंस का पैसा लगा हुआ था, हमारे भारतीयों का। लाला लाजपत राय ने इन्होंने बनाया था इसको, और लाहौर के अंदर, और इसको बाद में इसका हेड ऑफिस दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था,
ठीक है। फिर बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, और भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी बैंक, सबसे पहला स्वदेशी बैंक 1911 के अंदर आया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी सबसे पुराना बैंक है, 1908 के अंदर। अभी भी आप सुन रहे होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके अंदर अभी रिसेंटली 2 बैंक मर्ज हो गए हैं, देना बैंक और विजय बैंक। फिर 1969 के अंदर 14 बैंक, 1980 में 6 बैंक। फिर ये सब्सिडीज जो हैं एसबीआई की वो मर्ज हो गई थी, 2010 के अंदर मर्ज हुई, और 2017 के अंदर भी ये मर्ज हो गए थे कुछ बैंक। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं अभी की रिसेंटली 2020 की, तो 2020 के अंदर पीएनबी के अंदर भी 4 बैंक मर्ज हो गए, और यूनियन बैंक के अंदर भी 2 बड़े बैंक मर्ज हो गए हैं। ठीक है, ये पोजीशन है इसकी आज तक की जो मैंने आपको बताई है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ रही है, ये सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है ये आप लोगों के लिए की है, आप लोगों को अगर पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले टाइम में बहुत सी प्लानिंग्स है कि नेट का पूरा कोर्स हम लोग करवाएंगे। अभी बैंकिंग है, बैंकिंग के बाद अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा, मेन टॉपिक जिसको बोला जाता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग में से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। क्वेश्चन तो मैं कहूँगी सभी जो 10 यूनिट हैं, 10 की 10 यूनिट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है कि मार्केटिंग का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आ जाता है कि जैसे पिछली बार भी 10 क्वेश्चन आते हैं तो कईयों जैसे किसी में 9 क्वेश्चन आ गए तो किसी में 11 क्वेश्चन आ गए। तो मार्केटिंग में से 11 क्वेश्चन लगभग आए हुए थे पिछले नेट के एग्जाम की हम लोग बात करते हैं। तो मार्केटिंग का हमारा अगला रहेगा। अभी बैंकिंग है, ये मैंने आपको हिस्ट्री कराई है इसके अंदर, उसके बाद मैं आपको टाइप ऑफ बैंक कराऊंगी, और उसके बाद फिर रिफॉर्म्स वगैरह, नरसिम्हा कमेटी आई, क्या आया, कैसे रहा, सब कुछ। फिर उसके अंदर जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो मार्केटिंग, कैपिटल मार्केट, वो सब रहता है, वो सब करेंगे हम लोग। तो टॉपिक तो काफ़ी सारे हैं। अभी तो बात करें कि यूँ तो नहीं कह सकती कि पहली यूनिट बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, लेकिन अभी कंटिन्यू है। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको हेल्प मिल रही है। टेलीग्राम चैनल है मेरा, अगर आप लोग उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको उसके अंदर कुछ नोट्स मिलेंगे। अभी तो मैंने ज़्यादा नोट्स प्रोवाइड नहीं किए हैं, सिर्फ वीडियो वगैरह का लिंक है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जो नोट्स बनाएंगे वो भी उसके अंदर प्रोवाइड करवाएंगे आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक, नई उमंग, नई तरंग के साथ। थैंक यू।